आज खुशी का भी क्षण है और गम का भी क्षण है। गम इसीलिए कि हमने झारखंड के सपूत में, इसलिए कहूँगा कि यदि झारखंड नहीं होता तो टाटा नहीं होता। टाटा ने अपनी पहली फैक्ट्री झारखंड में ही बैठाई और उसी टाटा के कारण टाटा को प्रसिद्धि मिली। हमने उनको खोया है, अपने सपूत को खोया है, तो गम उस बात का है और हमने उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी दी। और खुशी इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन पूर्वोदय है और इसमें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया इस देश के लिए, कि देश का ऐसा भूभाग जहाँ की कोई नहीं आज तक गया जिसने राजनीति नहीं की, और उसको जो गति दिया वो गति हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। जो बात अनंत ओझा जी बता रहे थे, ये बात फैक्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, मिशन को जिस तरह से रेल मंत्री इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सभी मंत्रालय को और पूरी दुनिया को एक देखने वाला विषय है कि हम वोट की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात करते हैं। कि किस तरह से फॉसिल को रिजर्व करना है, किसी ने नहीं सोचा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने प्रधानमंत्री, तो आज हमने वहाँ फॉसिल पार्क डेवलप किया है जो पूरी दुनिया को देखने लायक है कि 15 करोड़ से लेके 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल कैसे हो सकता है, जो ये बताता है प्लांट फॉसिल की वहाँ किसी ज़माने में समुद्र हुआ करता था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो वहाँ गंगा पर साहबगंज में पुल, तो हमेशा सभी राज्य सरकार कहती थी कि हम पुल बनाएंगे पुल बनाएंगे, वो पुल बन ही नहीं सकता था। पुल इसलिए नहीं बनेगा कि उसका जो आधा पानी है वो झारखंड का है। जब तक वो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं होता तब तक आप चुनावी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम जनता के विकास के लिए या साहबगंज के विकास के लिए ये कभी संभव ही नहीं था। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साहबगंज एक बड़ा गंगा का पुल दिया, और मैं आपको आज कह सकता हूँ यदि मानिकचक और राजमहल के बीच में भी कभी गंगा पर पुल बनना होगा तो हमारी सरकार ही करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। दूसरा, जब हम कहते थे लगातार, क्योंकि ये आवाज़ केवल और थी कि हम गंगा पर बंदरगाह बनाएंगे, तो लोग हंसते थे कि बंदरगाह तो समुद्र पे बनता है, गंगा पर कहाँ से बंदरगाह बनेगा। लेकिन मुझे अपने नेतृत्व पर भरोसा था, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा था, और मल्टी मॉडल टर्मिनल गंगा पर जो साहबगंज में जो पुल बंदरगाह बना है वो अपने आप में खूबसूरत है। अपने आप में उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसीलिए मैं इस अवसर पर जो मैं गणेश तिवारी जी या अनंत ओझा जी को सुन रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जो हो रहा है उसकी हम खुशी मनाना कम कर देते हैं और हम पहले ही दिन जो है अपने डिमांड के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाते हैं। आप समझें कि साहबगंज को गंगा पुल मिला, साहबगंज को बंदरगाह मिला, साहबगंज को आज जो है इतने वर्षों से डिमांड था कि इस तरफ से राजधानी जाए। पहले तो राजधानी इस तरफ से जो है घोषणा करके चले गए थे लालू प्रसाद जी 2008 में, उसके बाद तो घोषणा ही रह गया। लेकिन ये कब हुआ? पिछले साल जब रेल मंत्री जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भागलपुर और साहबगंज लूप के तरफ से भी राजधानी जानी है, तो उन्होंने एक दिन जो है राजधानी दी। और राजधानी के बाद जब ये आप जब आए यहाँ, आपने जब बातचीत की, जब आपसे हजारीबाग में हमारी बातचीत हुई, तो रेल मंत्री जी ने इस चीज़ को बड़े सही तरीके से जो है परिप्रेक्ष्य में इसको देखा और लगा कि नहीं, वहाँ साहबगंज चूँकि इतना बड़ा रेलवे का सेंटर रहा है, हब रहा है, तो वहाँ भी स्टॉपेज होना चाहिए। बड़ी बात है। जहाँ पे 37 घंटे लगते थे साहबगंज से दिल्ली आने में फरक्का एक्सप्रेस को, या दूसरी जो एक्सप्रेस है वो कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन ऐसी नहीं है कि जो 24 घंटे से 29 घंटे से पहले जो है पहुँच पाती थी। आज आप 18 घंटे में साहबगंज से यहाँ पहुँचे, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या? और साहबगंज को कोटा भी दिया गया, फर्स्ट एसी का कोटा है, सेकंड एसी का कोटा है, कोटा है, तो एक खुशी की बात। दूसरा सवाल ये
कई एक बार ऐसा हुआ कि हमको वंदे भारत चाहिए, वंदे भारत चाहिए, वंदे भारत इस तरफ से नहीं चाहिए, मतलब ऐसा क्यों है? और केवल साहबगंज का ही सवाल नहीं है, सकरी गली में तो क्रिकेट खेलने जो है राजमहल जाता रहा हूँ, तो सकरी गली स्टेशन का क्या इम्पोर्टेंस है या तालझारी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं बचपन से ही जानता हूँ, या कितना खूबसूरत जगह है। बड़हरवा के लोगों को क्या चाहिए, पाकुड़ जो ईस्टर्न रेलवे के कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं रेलवे को, उसमें एक पाकुड़ स्टेशन भी है। लेकिन पाकुड़ स्टेशन पर भी आप समझिए कि कभी भी किसी सरकार ने, हमारी सरकार को छोड़कर किसी भी सरकार ने उस तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। आज जो ये इंटरसिटी है, जो बात रेलवे में जीएम साहब और यहाँ लोग कह रहे थे और कहा, 125 रुपये में साहबगंज से हम हावड़ा पहुँचे, मात्र 125 रुपये में। यदि बस से जाना होगा हमको, साहबगंज से हावड़ा यदि जाना होगा, तो किसी कीमत पर साधारण बस में भी 800-700 रुपया से कम किसी कीमत पर नहीं लेगा, और 125 रुपये में आप पहुंचेंगे और केवल 7 घंटे में पहुंचेंगे, और उधर से आने में तो 6 घंटा 45 मिनट ही समय लगे। तो ये दो इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि इसका जो है आज जश्न मनाने का था। जब चुनाव होगा, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डीआरएम ऑफिस के बारे में हम देख लेंगे, इसके डेवलपमेंट के बारे में देख लेंगे, क्योंकि ये सब एक ऐसे विषय हैं जिसको मुझे लगता है कि खुशी के माहौल पर इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबको डीआरएम का ऑफिस चाहिए। भागलपुर में तो लालू प्रसाद जी ने घोषणा ही कर दिया कि हम डीआरएम का ऑफिस बना देंगे। रेल मंत्री ने घोषणा कर दिया, बजट में आया नहीं आया, पैसा नहीं आया, समझिए कि वहाँ एक आदमी जूझ रहे हैं। मालदा जो है गनी खां चौधरी साहब थे, वो लेके चले गए, डीआरएम का कार्यालय वहाँ हो गया। आप केवल गंगा के इस पार और उस पार जो है रखे हुए। तो मुझे लगता है कि जो कंप्रिहेंसिव जब रेलवे कभी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करेगी तो इसके बारे में सोचेगी। और मेरा विनम्र आग्रह होगा कि संथाल परगना को जो इतने वर्षों में रेलवे ने दिया है, और खासकर माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है, ये एक ऐसा जश्न मनाने का समय। कल ही आपने देखा कि हमने एक ट्रेन का यहाँ से उद्घाटन किया। देखने में वो छोटी ट्रेन लगती है, लेकिन आप समझें अनंत जी, आप तो घूमे हुए हैं और वहाँ के सभी नागरिक जो है सभी जानते हैं, गिरिडीह स्टेशन 1871 में बना। गिरिडीह स्टेशन अंग्रेजों ने 1871 में बनाया। 1871 से लेके आज तक तकरीबन 140 साल आप समझिए कि पूरे हो गए, 150 साल पूरे हो गए। 150 साल में वहाँ लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं जाती थी, जबकि वो गिरिडीह मायका का कैपिटल हुआ करता था। वो गिरिडीह आज भी सरिया का कैपिटल है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। पारसनाथ जो है तीर्थंकर का, 20 तीर्थंकर पारसनाथ में संवेद शिखर में जो है वो उन्होंने वही निर्माण प्राप्त किया। इतना बड़ा जैन का सेंटर है, इसके बावजूद भी गिरिडीह स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं थी। हमने कल जो है, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री कैसा काम करते थे, ये सबसे बड़ा उदाहरण कि वो ट्रेन गई और गिरिडीह के लोगों ने आज वहाँ जश्न मनाया। इस ट्रेन का जो है जैसा स्वागत गिरिडीह में हुआ, शायद अभूतपूर्व है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद मैं जिस गोड्डा लोकसभा, जो मेरा नाम है गोड्डा का, आप समझें कि गोड्डा से हमारा कोयला जा रहा है, एमजीआर की लाइन है, एनटीपीसी कहलगांव हो, एनटीपीसी फरक्का हो, संजोग से ये ईडी कोचिंग बैठे हुए हैं परशुरामका जी, वो संजोग से गोड्डा के ही हैं। आप समझें कि कभी गोड्डा के लोग ट्रेन देख पाएंगे, ऐसा सोचा नहीं, जबकि गोड्डा में रेल लाइन पहले से है, उससे कोयले की ढुलाई हो रही। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद 2021 में पहली बार गोड्डा में रेल पहुंचा, आज़ादी के साल बाद। और वो रेल पहुंचा ही नहीं, कल जो हमने ट्रेन खोली वो 14वीं ट्रेन थी। आपको फिर आश्चर्य होगा, मतलब रेलवे। और इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो रेल को 40% रेवेन्यू देता है, 40%। जिस वक्त बंद करना होगा मुझे समझिएगा, मंत्री जी जुड़ने वाले हैं। 40% रेवेन्यू जो है झारखंड देती है रेलवे को। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं कि रेलवे को जितना रेवेन्यू मिलता है उसका 35 से 40% केवल और केवल झारखंड देती है। लेकिन झारखंड हमेशा पिछड़ा,
और आप ये समझिए, मैं अनंत जी आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के लिए हमारी सरकार, अटल जी ने झारखंड दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की पूरी झड़ी लगा दी। रेल मंत्री जी तो जितना कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा झारखंड को दे पा रहे हैं। आप ये समझें कि जब ये इंटरसिटी चालू हुई तो इस इंटरसिटी के लिए कितना प्रेशर होगा कि इस इंटरसिटी को भागलपुर से चालू किया जाए। और आपको पता है कि मेरे माँ पिताजी कहलगांव में ही रहते हैं। साहबगंज और भागलपुर के बीच का जो स्टेशन है कहलगांव, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका ससुराल है घोघा। लेकिन न हमने, ना आपकी रेल मंत्री ने, ना ससुराल का परवाह किया, ना हमारे गांव का परवाह किया, और ये ट्रेन जो है सीधा साहबगंज को दे दिया। तो आप ये समझें कि इस सरकार के दिल में किस तरह से ये झारखंड बसा हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण। तो मैंने कहा कि गोड्डा से देवघर, मैं जो दूसरी बात कह रहा था जहां मैं रुका, कि देवघर में 5 करोड़ लोग आते प्रत्येक साल पूजा करने के लिए। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो देवघर में पूजा नहीं किया होगा। बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, उड़ीसा का, नॉर्थ ईस्ट का, जितने भी लोग हैं उनकी आस्था, उत्तर प्रदेश का, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से सभी ट्रेन, जितनी प्रीमियम ट्रेनें हैं रेलवे की, वो सभी जसीडीह स्टेशन क्रॉस करती है देवघर। चाहे वो हमसफ़र है, चाहे वो दुरंतो है, चाहे वो पूर्वा है, डिलक्स एक्सप्रेस है, उस ज़माने में डिलक्स बड़ा ट्रेन हुआ करता था, चाहे वो राजधानी है, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो कि वहाँ से क्रॉस नहीं करती। और इसमें से कई एक ट्रेन ऐसी है जो कि हमारी सरकार ने दिया है। दुरंतो हमने दिया, हमसफ़र हमने दिया, मधुपुर से आनंद विहार की ट्रेन जो है हमने दी, सभी जगह की। लेकिन इसके बावजूद केवल सप्ताह में 6 दिन ही ट्रेन था वहाँ से दिल्ली आने की। और ये जो ट्रेन हमने कल दिया, ये 7वां दिन है, बुधवार, जिस दिन की दिल्ली आने के लिए देवघर से कोई ट्रेन नहीं है, उस दिन ये बुधवार को जाएगी। तो एक तरफ आप 7 दिन देवघर के लिए ट्रेन दे रहे हैं सारे श्रद्धालु के लिए, गिरिडीह के लिए आप समझिए, संबेत शिखर के लिए आप पूरे दुनिया से कनेक्ट करने के लिए वहाँ ट्रेन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, गिरिडीह से जो पारसनाथ है होते हुए, मधुबन होते हुए जो एक रेल लाइन है, वो भी ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर रखा है। और जब हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो निश्चित तौर पर जो पहला काम हम लोग चालू करेंगे वो वही चालू करेंगे कि जो मधुबन, जो गिरिडीह स्टेशन से 25-30 किलोमीटर छूटा हुआ है वो संबेत शिखर का इलाका, उसके बगल से जो है रेल लाइन क्रॉस करे। उसी तरह से जैसे मैंने पाकुड़ के बारे में बताया कि गोड्डा में भी बहुत माइंस मिनरल्स है। अनंत जी, आपके यहाँ भी भगवान ने जो है भरपूर दिया। यदि देश में कहीं की सबसे बढ़िया चिप्स है, गिट्टी जिसको कहते हैं, तो वो साहबगंज है, और साहबगंज के लोग इसके लिए खुशनसीब हैं। लेकिन उसी तरह से पाकुड़ भी है, जो पाकुड़ मैंने कहा कि रेलवे को बड़ी रेवेन्यू देता है। लेकिन वो जो पूरा पिछड़ा इलाका है, जो ट्राइबल को डेवलप करने का सवाल है, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम में हमेशा प्रधानमंत्री जी ने अभी भी 83,000 करोड़ की योजना जब झारखंड से रिलीज़ की, तो उन्होंने उन गांवों के बारे में सोचा कि ये जो 5,000-7,000 गांव हैं आदिवासियों के, उनको कैसे सेचुरेशन में ले जाए, उनको कैसे पीने का पानी ले जाए, उनको कैसे बिजली मिले, उनको कैसे मकान मिले। तो ये जो पूरा गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन है, जो 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि किसी दिन वो कैबिनेट उसको घोषित कर देगी, वो पूरा का पूरा प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो है, ये मैं इसीलिए आप पत्रकारों को भी ये बातें कह रहा हूँ कि दिल्ली से बैठकर हम अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि फाइनली विकास क्या हो रहा है, विकास की क्या अपेक्षा थी। आज़ादी के 75 साल बाद यदि नक्सलवाद से लेके इस देश के प्रति माहौल बनता है, तो उसमें पूर्व की सरकारों ने, किसी को ब्लेम करने का सवाल नहीं है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने क्या काम किया जिसके कारण की इस तरह की समस्या है, तो आपको देखना चाहिए। सुंदर पहाड़ी, पूरा का पूरा सुंदर पहाड़ी, आज भी आप समझिए कालाजार खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया, लेकिन सुंदर पहाड़ी ब्लॉक जो है वो उसी से प्रभावित है। वहाँ के लोगों को जाने के लिए जो है कोई रास्ता नहीं है, साधन नहीं। और ये रेल लाइन जब जाएगी, गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन जाएगी, तो अपने आप में जो है बड़ी बेहतरीन होगी। देवघर से जो गोड्डा और गोड्डा से जो पीरपैंती रेल लाइन जा रही है, अब भी कैबिनेट ने पास किया है, वो रेल लाइन जो है वो बटेश्वर स्थान में गंगा पर विक्रमशिला होते हुए बटेश्वर स्थान पर गंगा पर पुल मिलेगा, बनेगा। और जो मेरी जानकारी है कि अक्टूबर के लास्ट वीक, मतलब कैबिनेट ने अभी पास किया है, मुश्किल से 20-25 दिन पहले। और जो मैंने वहाँ सीईओ कंस्ट्रक्शन से बात की,
तो उन्होंने मुझे कहा कि अक्टूबर लास्ट वीक में वो गंगा पर ब्रिज का जो है टेंडर फ्लोट कर देंगे। मतलब इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर टेंडर फ्लोट हो जाएगा। अब देखने में वो लगता है कि एक पुल है, गंगा पर कोई भी पुल है तो रेलवे ने एक पुल बना दिया, लगभग 3000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। लेकिन जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई समस्या हो गई, तो वो रेल लाइन बन जाने से क्या होगा कि 5 लाइन अपने आप में जुड़ जाएगी। यदि एक रेल लाइन बंद हो गया तो दूसरा रेल लाइन जो है उसको कंपनसेट कर देगा। वो लाइन जुड़ेगी, पटना से नौगछिया कटिहार होते हुए जो रेल लाइन जा रही है उसमें मिलेगी, पटना से जिसमें अभी हम लोग जो भागलपुर से साहबगंज होते हुए हावड़ा जाएगी वो उसमें जुड़ेगी। वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे तो एक लाइन जो है भागलपुर से दुमका जाती है वो उसमें जुड़ेगी। उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देवघर से जो रामपुर हाट लाइन जा रही है उसमें जुड़ेंगे, और उससे फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप समझें कि सीधी जो पटना से हावड़ा आसनसोल होते हुए जाते हैं उसमें जुड़ेगी। इतनी कनेक्टिविटी होने के बाद जो दूसरा था बॉटल नेक, जैसे आज भी कल जो हमने ट्रेन चालू किया उसमें 2 रिवर्सल, आप समझें कि 2 रिवर्सल है। तो 2 रिवर्सल होने के बाद क्या होता है कि जो ट्रेन का जो गति है वो आधा घंटा 45 मिनट, मतलब इस ट्रेन को हम और भी पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ला सकते हैं, लेकिन रिवर्सल के कारण बॉटल नेक था। हमारी सरकार ने अश्वनी वैष्णव जी के आने के बाद एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये लिया कि जहाँ जहाँ रिवर्सल है वहाँ हम लोग बाईपास कैसे क्यों नहीं बनाए। जैसे नेशनल हाईवे का बाईपास है, आपको आश्चर्य होगा कि उसी तरह का अब रेलवे भी बाईपास बना रहा है, और 4 बाईपास तो मेरे ही लोकसभा में बन रहा है। दूसरे जगह कितना बन रहा होगा ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो 2 रिवर्सल है, तो जसीडीह में बाईपास ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी उस दिन जो है मधुपुर का शिलान्यास कर चुके, जसीडीह का पहले भी वो कर चुके हैं। तो जसीडीह में बाईपास, मधुपुर में बाईपास, हमारे यहाँ हसदिया में बाईपास हो रहा है, और उसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो जामा दुमका रोड में बास्कीनाथ जाने के लिए वहाँ भी प्रपोज्ड है। अब माननीय मंत्री जी आ गए हैं, मैं कह रहा था कि आपने जो है किस तरह से डिसीजन लिया और आपके नेतृत्व में रेल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। और कभी भी जितना ये 5-6 साल में इस रेलवे को गति मिली है शायद नहीं गति मिली। और हमारे जैसे जो पिछड़े इलाके हैं संथाल प्रणाली, जिन्होंने कि आज़ादी के 75 साल बाद रोड रेल देखा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 2021 में पहली बार ट्रेन गई तो 1 लाख की भीड़ गोड्डा स्टेशन में केवल रेल देखने के लिए थी। कोई सोच सकता है कि आज़ादी के इतने बरस बाद भी रेल देखने के लिए लोग तरस गए थे। तो आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कल भी एक ट्रेन दिया, वो ट्रेन दिया जो 150 साल बाद गिरिडीह को ट्रेन मिला। 1871 में